गुड आफ्टरनून एवरीवन। पढ़ के आए उतना? नहीं पढ़ोगे तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। बात समझो, अकाउंट्स में स्कोर करने के लिए कॉस्टिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अकाउंट्स के भरोसे हो तो आप 40-50 ही ला सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप लोग 80 मार्क का पेपर लिख के 60 ला सकते हो क्या? ला सकते हो। बहुत एक्यूरेसी लगेगी उसके लिए, बराबर है क्या? अभी अगर तुम्हारा स्कोर, अभी अकाउंट्स और कॉस्टिंग जैसे पेपर में एक्चुअली तुम्हारा क्या काम बनता है, 20 मार्क्स यू शुड स्कोर फ्रॉम कॉस्टिंग, तो आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं अगर आपका टारगेट है कि आपका ये वाले सब्जेक्ट में 80+ जाना है। और बच्चे लाते हैं 90-95। अभी वो तुम्हारा मार्ज है कि तुम अगर कॉस्टिंग नहीं पढ़ेंगे तो तुम्हारे ये 20 मार्क यूं ही नहीं मिलते हैं। इकोनॉमिक्स के साथ कैसे होता है, बहुत लाइटली लेते हैं, है ना, फिर मार्क्स मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। सेम फॉर कॉस्टिंग, अगर कॉस्टिंग को आप लाइटली लोगे आपके मार्क्स जाने वाले हैं, फिर आपका एग्रीगेट बहुत कम रह जाएगा। जबकि बच्चे ये वाले सब्जेक्ट में 90+ लाते हैं, क्योंकि 20 मार्क तो यार कॉस्टिंग दे देता है। कॉस्टिंग में एज सच नथिंग इज डिफिकल्ट, इट इज वेरी सिंपल टू स्कोर। दिस इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट इफ यू पुट एफर्ट्स। अगर आप नहीं कर रहे हो, कॉस्टिंग को लाइटली ले रहे हो ये इंटेंशन से कि यार हम बात का बाद में देख लेंगे, एक दिन में पूरा कॉस्टिंग हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो फिर क्या है ना, आपको 20 में से 5-6 मार्क मिलेंगे, फिर तुम 80 मार्क का अकाउंट्स लिखेंगे, वो भी पूरा लिखना मुश्किल है। 70 का लिखोगे 60 आएंगे, इधर से 5 मार्क 65 लाओगे, जबकि आपने लाना चाहिए 85-90। वो डिफरेंस किसके वजह से आएगा? आपके 20 मार्क। कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर। पासिंग की मैं बात नहीं कर रही, क्योंकि तो ऑफकोर्स तुम्हारा अकाउंट स्ट्रॉन्ग है, तो उसको छोड़ भी दिया तो लेट से तुम पास हो रहे हो, तो सिर्फ पासिंग के लिए इतनी मेहनत करनी है क्या? है ना, जो सब्जेक्ट स्कोरिंग है उसमें करो। मैं मैथ्स में बोल रही हूँ क्या 80-90 लाओ? बोलती हूँ मैं कब? जब तुमको कॉन्फिडेंस दिलाना है, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैथ्स का मैं एवरेज आउट करूँ सबके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुमको पासिंग चाहिए। 60 मैक्स टू मैक्स खुश है, मैं भी खुश हूँ तुम्हारे 60 मैथ्स में आ गए, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट a subject like eco, a subject like accounts and costing, if उसमें तुम 60 चला रहे हो तो फिर क्या ही फायदा यार। मतलब you shouldn't do इंटर ओनली, तुम छोड़ दो कोर्स जेन्यूनली, क्योंकि इसमें मेहनत नहीं लगती है। मैथ्स में मेहनत लगती है, इसलिए मैं आपको क्या बोलती हूँ कि मैथ्स में तुम 50 लाए 60 लाए, मैं खुश हूँ। मेरे को चाहिए 90 मार्क्स, लेकिन आई एम स्टिल हैप्पी अबाउट इट। इट्स ओके, दैट सब्जेक्ट इज लिटिल स्कैरी फॉर यू ऑल, बट यू गाइज एंड गर्ल्स हैव गेन्ड कॉन्फिडेंस इन मैथमेटिक्स, राइट? तो मेरे को ऐसे लगता है कि आपके उतने मार्क्स तो आ जाएंगे। तो आपको जाना नहीं है क्या 300-350 के टारगेट पे? जाना है ना, तो कैसे जाएंगे? सोच सोच के जाएंगे? नहीं, हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्या उसके लिए? बेटा 250-300 मार्क कोई भी ले आता है, फ्रैंकली स्पीकिंग नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। तुम लोग 250-300 लेके आए और मैंने बोला वाओ कितने अच्छे मार्क्स से करके, तब मैं तुमको बोल दूंगी तुमको खुश रखने के लिए, पर तुम्हारा कैलिबर ज़्यादा है। यू गाइज कैन स्कोर 320, 350 आराम से स्कोर कर सकते हो आप। आपके अकाउंट्स में सच सच बोलो, अगर 100 मार्क का पेपर है, 50 क्वेश्चन है क्या? चलो हम मार्क्स से जाते हैं। 100 मार्क्स से अकाउंट्स और कॉस्टिंग आता है। अकाउंट्स में आप और कॉस्टिंग में मिला के 70 से 80 स्कोर नहीं कर सकते? आराम से कर सकते। अकाउंट्स में किसी चीज़ का डर है? कॉस्टिंग नहीं रहेगा अगर पढ़ोगे तो, ठीक है। यहाँ पे 80 आ रहे हैं आपके। नेक्स्ट आपका पेपर पकड़ लो आप लोग, लॉ एंड एथिक्स से ला सकते क्या मार्क्स? आराम से। एथिक्स है, एथिक्स वेरी सिंपल टू स्कोर, कुछ दम ही नहीं है मतलब उसमें। सेम लाइक कॉस्टिंग, दोनों को पढ़ना पड़ेगा लेकिन एक बार खुद से। इसमें कितने मार्क्स लाओगे? चलो बताओ। 60+ तो बहुत चिल्लर है रे। 80+, चलो ठीक है। मैथ्स 70 ले आएंगे, ठीक है। मेरे को चाहिए 85-90, और आए भी थे, तुम मिले हो ना बच्चों से, 90 अब आते हैं। उतनी बस थोड़ी सी मेहनत और खुद को पॉजिटिव रखना पड़ता है। यू हैव टू से कि यू कैन स्कोर दैट मच। लास्ट में तुम्हारा बचता है इको मैनेजमेंट। यार यहाँ पे तो 90 ला सकते हो तुम, नहीं वो बच्चा 90 ले आता है इधर। मतलब मैं जिससे नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ, आई वाज शॉक्ड कि ठीक है तुमको भी आ गए, आ सकते हैं। मतलब कितना टोटल हो रहा है? अच्छा, कैल्सीज आर अलाउड? हाँ, अगर हमको ऐसे दिक्कत हो रही है तो कैल्सीज आर अलाउड। बताओ क्या टोटल आ रहा है? कितना?
बस देख लिया। मैं तुमसे कितने मांग रही हूँ? 350। तो अभी तक तुम्हारे दिमाग में कहीं 350 है क्या? तुम्हारे ही मार्क्स है ना ये? तुमसे एग्री करके लिखे है क्या मैंने? तो अगर हम तुम्हारे हिसाब से जाए तो भी तुम्हारे कितने आ रहे हैं? अब तुम 320 का टारगेट लग रहे, तो तुम कितने मार्क्स ला रहे हैं? तो जनरल पब्लिक के मैंने बोला 300 कोई भी ले आता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है 300 लाना, क्योंकि तुम वो टारगेट लेके अभी भी चल रहे हो और पिछले 1-1.5 महीने से चल रहे हो। तो तुम 300 ला सकते क्या? हाँ, मैं 300 की बात कर रही। क्या हमको कितने चाहिए, मतलब कितने मार्क्स जाने चाहिए? उल्टे से जाओ, एलिमिनेशन से 50 मार्क्स जाने चाहिए। तुम्हारे 30 मार्क्स तो मैथ्स में ही जाएंगे, वही डरावना लगता है ना। तो लेट्स से कि 30 मार्क्स मैथ्स में जा रहे, कितने मार्क्स जाना अलाउड है? 50। 30 तो जा रहे, कितने बच रहे? तो तुम्हारा हर एक सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम मैथ्स शुड बी इन द लेवल ऑफ 90s, तब जाके तुम स्कोर करोगे। ऐसे मैथ्स में तुम्हारे आ जाएंगे ऐसे, तुम जिस हिसाब से प्रिपेयर्ड हो, और अभी हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले, तो उसके बाद तो तुमको 500% 90 के ऊपर आएंगे। बट जस्ट फॉर योर मेंटल सेटिस्फैक्शन मैं इसे मान लेती हूँ कि तुमको मैथ्स में 70 आएंगे, बराबर है। तो ये 20 मार्क, हमको सिर्फ 20 मार्क का स्कोप है क्या? तो तीनों में मिला के तुम सिर्फ 20 मार्क खो सकते हो। कितने मार्क्स गेन करना है वो मत देखो, कितने मार्क्स लूज करना है मैक्स टू मैक्स वो देखो, तब जाके ये टारगेट पे आएंगे। नहीं तो तुम भी 305, 310, 320 बुरा स्कोर नहीं है, बट कुछ अलग भी नहीं है ना यार। 300, 320 एवरी अदर स्टूडेंट कैन ब्रिंग दैट मच ऑफ मार्क्स। अगर कुछ आपको यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, तो 350 लाओ, 340 ले आओ, तो हम मान सकते हैं, मैं मान सकती हूँ कि तुमने कुछ तो किया है। 300 तो चलो यार ठीक है, आ जाएंगे, मेरे को भी पता है आ जाएंगे। ऐसी कोई मूवी देखते हो जिसमें आपको पता है कि एंड यही होने वाला है, मजा आता है क्या? किसी को मत, तुमको भी मजा नहीं आएगा। मतलब 300 है तो तुमको भी लगेगा चल ठीक है 300 है। तुम 320 लाओ, 340 लाओ, 350 लाओ, फिर यार हाँ अभी कुछ तो हमने काम किया है, बराबर है क्या? उसके लिए हमको थोड़ा काम करना पड़ेगा क्या? कि सिर्फ ख्याली पुलाव देख देख के मार्क्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं, पर ऐसा नहीं काम करता है। Absolutely, I believe in law of attraction. I myself is a firm believer of it. But वो both ways है, तुम सिर्फ सोचोगे और वो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। बोथ वे एफर्ट्स रहते हैं ना, यूनिवर्स देखता है उतना, भगवान देख रहे हैं यार तुमने कुछ ही मेहनत नहीं करनी, तुम सिर्फ रात दिन इमेजिन कर रहे हो 360 तो 360 नहीं आएंगे लेकिन फिर अगले अटेम्प्ट में आएंगे जब तुम पढ़ के मार्क्स लाओगे। समझ रहे हो क्या? तो अभी पढ़ेंगे ये कॉस्टिंग। वेरी गुड। मार्क्स दिख रहे क्या इधर? पिछले अटेम्प्ट की बैच के है ये, अभी के तो मैंने इसमें डाले हुए नहीं है क्योंकि मेरी बुक उससे पहले बन गई थी। जो बच्चे तुम लोग से मिले थे, याद है क्या मैथ्स में 90 अबव थे? याद आ रहे वो बच्चे जिनका टोटल कितना हाईएस्ट था? ये उससे पहले की बैच, और ये वो बैच है जहाँ पे लिखने वाले थे। ये लोग बच्चे लिख के मार्क्स लाए, आपके जैसे टिक करके मार्क्स नहीं है इनके, जेन्यून मार्क्स है। जेन्यून एज इन बहुत मेहनत लगी इन लोगों को, क्योंकि इनको रिटन क्वेश्चन आंसर्स थे फॉर इकोनॉमिक्स, फॉर लॉ, अकाउंट्स सॉल्व करना था इन लोगों को, मैथमेटिक्स सॉल्व करना था, लाइक इन 12th और लाइक इन 10th। वहाँ पे जब बच्चे 350 ला रहे यार, तो तुम तो कुछ तो फायदा उठाओ। इसलिए मैं बोलती हूँ, जब आप बोल रहे हो ना 300 320, तो इट इज नॉट अ बिग डील। आई हैव सीन माई ओन स्टूडेंट्स 349 343, डिस्टेंस भी देखो इनमें कितना कम है, वो सब लड़कियां हैं। तो गाइस कब तो खून खोलेगा तुम्हारा, सीरियसली यार, सब लड़कियां, हमेशा हर जगह टॉपर में लड़की दिखती है। तो प्लीज चेंज द ट्रेंड यार, कम ऑन। है एलिजिबल गाइज है इस बैच में, हु कैन चेंज द ट्रेंड। लड़कियां तुम लोग पहले टॉप में आ जाएंगे तो कुछ खुश होने वाली बात नहीं है। आप लोग यहाँ पे मार्क्स देख रहे हो क्या? 349 343 341 दिख रहे पहले 3, राउंड 350 है। ये कोई अच्छा मार्क है, क्योंकि एक तो उनके पेपर लेंदी हुआ करते थे, 2-3 घंटा बैठ के पेपर दिए इन लोगों ने। तुम्हारे एक दिन में 4 पेपर है, वो कोई ऐसी डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। तो भाई है भी तो MCQ 50 क्वेश्चन तो आ रहे, टिक की तो करना है। इनकी पढ़ाई अलग थी, इनको लिटरली आप मैथ्स पकड़ो सॉल्व करना था। आप लोगों ने अगर कभी स्कैनर देखा होगा, उसमें सॉल्व है, मेरी बुक देखिए कैसे सॉल्व रहता है सब कुछ, इसलिए क्योंकि उनको वैसे सॉल्व करना था पहले, उसके मार्क्स मिलते थे इनको। स्टेप गलत हो गया, आंसर राइट है तो उनके मार्क्स कटते थे। वैसे सिचुएशन में अगर ये 350 लाए तो तुम तो 360 370 आराम से ला सकते हो। पर अभी मैं तुमको इतना बड़ा टारगेट नहीं दे रही, तुम रो दोगे। तुम 350 पे तो आ जाओ, एटलीस्ट वी एट दिस लेवल, है ना? चलो आ जाएंगे क्या हम डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग।
कल हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी? एवोल्यूशन छोड़ दो, हाँ टर्म्स पे आओ, ओरिजिन भी छोड़ दे। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या था? खर्चा, करेक्ट है। फिर हमने देखा था कॉस्टिंग, कॉस्टिंग क्या था? टेक्निक एंड प्रोसेस कॉस्ट फाइंड आउट करने का। फिर हमने देखा था कॉस्ट अकाउंटिंग, ये क्या था? क्लासिफाई, रिकॉर्ड, एनालाइज, इंटरप्रेट वगैरह वगैरह। फिर हमने देखा था कॉस्ट अकाउंटेंसी, वो क्या था? पिछले दोनों का एप्लीकेशन, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का एप्लीकेशन किस में देखा था हमने? कॉस्ट अकाउंटेंसी में। फिर हमने उसका इंपॉर्टेंस देखा था किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए, राइट। अब हम आएंगे आगे पे जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस है क्या? हाँ डिफरेंस ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ इतना बड़ा हेडिंग है और 3 पेज में डिफरेंस जा रहे। व्हाट इज द डिफरेंस अकॉर्डिंग टू यू, लाइक इन 1 word or 2? पासिंग ऑन द माइक टू यू, बोल दो। Cost accounting will just be related to the cost of that specific product or the amount invested. Correct. And accounting will be Accounting will be for the overall. overall. ठीक है। वन मोर, बहुत डिफरेंसेस है। कोई और डिफरेंस बता सकता है? एनी अदर पर्सन? पढ़ के कोई बोला ना तो कुछ फायदा नहीं है, ओपन बुक टेस्ट नहीं है ये। कोई नहीं, मैं बता दूं? चलो, आई विल टेक बैक माई माइक नाउ, किसी को आंसर नहीं करना है। देखो, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस इन जनरल वे। एक बात बताओ, क्या आपको ये सब लिखना है क्या? है ना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो जनरल वे में ओवरऑल अकाउंटिंग होगी यहाँ पे। इट टेल्स अबाउट द आपका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आपके बिजनेस की। कॉस्ट अकाउंटिंग किसके बारे में बात करेगा? सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट एसर्टेनमेंट, कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, कॉस्ट को इंटरप्रेट करना, कॉस्ट को कम करना या कॉस्ट को बढ़ाना। यानी इसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ कौन है? कॉस्ट है। फॉर प्रॉपर प्लानिंग, ऑपरेशन, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। क्लियर? Form of accounts. These accounts are kept in such a way as to meet the requirements of Companies Act and Income Tax Act. अगर कोई कंपनी है तो उसको ज़बरदस्ती, उसका मन नहीं भी रहेगा तो उसका P&L, कैश फ्लोज, बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। ज़बरदस्ती है, बनाना तो पड़ता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, उसको उसका बनाना तो पड़ता है पर उसको क्या करना पड़ता है पता है? इसे पब्लिश भी करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ कंपनी। बराबर प्राइवेट कंपनी है क्या ये? नहीं। उतना OCM तो हम पढ़ चुके हैं, है ना। ये प्राइवेट कंपनी है क्या? नहीं। पब्लिक कंपनी है, उसको क्या करना पड़ता है? यहाँ पे सारी चीजें पब्लिश। अच्छा, ये झूठा कुछ भी लिख सकते क्या यहाँ पे? ऑडिटर फिर क्यों है? अपन क्यों है ना, अपने को वेरीफाई करना पड़ता है ना चीजें। हम साइन करते हैं, उसके बाद ही ये रिपोर्ट पब्लिश हो सकती है, उसके पहले ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं हो सकती है। फिर वो कुछ भी बना के रखे उसमें। बराबर है क्या? अभी आपको दिख रहा है उसका मार्च 21 और इसे स्टार्टिंग से सारे दिखेंगे। 17, 18, 19, 20, 21 दिख रहा है क्या? उसको आप पूरी की पूरी ये क्या है? बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट उसकी ऐसी नहीं बनती है जो तुम समझ में बनाते हो। बराबर है। इसको कौन सा फॉर्मेट बोलते हैं? स्केड्यूल पढ़ा है? स्केड्यूल करके है ना, हाँ राइट। ये है उसकी बैलेंस शीट। बात सिर्फ बैलेंस शीट की नहीं होती है, इसकी आप P&L भी है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्सेस, जो भी है यहाँ पे उसका सारा का सारा क्या दिख रहा है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या उसका सिर्फ 27,202 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, पर हमको तो ऐसे ही दिख रहा है अभी। और ये तो मनी कंट्रोल है, झूठ नहीं बोलता। वेरी गुड। ऊपर रुपीज जो होता है ना, रुपीज, वो इन क्रोर्स या इन थाउजेंड्स मेंशन्ड रहता है। मैं आपको ये सब पढ़ना सिखाऊंगी, नॉट इमीडिएटली। हम लोग ये फाइनेंशियल FM में पढ़ेंगे। अच्छा, रिजल्ट्स 9 मंथली रिजल्ट होते हैं, उसके क्वार्टरली रिजल्ट दिख रहा है क्या आपको? ये कैपिटल स्ट्रक्चर, ये क्या होता है कि उसकी कैपिटल में कितना लोन है, कितना डिबेंचर्स है, कितने शेयर्स है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं इसलिए बोलती हूँ कि जब हम इंटर में पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीजें मैं आपको एक एक लेक्चर जाएगा यार ये समझाने के लिए, क्योंकि तब मेरे पास लंबा स्पैन है ना।
3 महीने में आपको एफएम सिखाना है मेरे को, तो आई कैन टेक यू टू ईच एंड एवरी बैलेंस शीट पॉसिबल। बैलेंस शीट नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। क्या दिखता है इसमें यार, आपका कितना इक्विटी शेयर बन रहा है। अब इसने और किसी से बेस्ट चीज़ रिलायंस की ये है कि इसने ज़्यादा लोन पे काम नहीं करता है। जो जनरली लोन पे काम करते हैं उसके डूबने के चांसेस हाई रहते हैं। ये उसका इक्विटी शेयर है। देखो पहले कितना शेयर था, धीरे धीरे ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ रहा है, दिख रहा है क्या? 5 के बाद 14 हो गया सीधा। ऑथराइज्ड कैपिटल ही उसने बढ़ा दिया है सीधा। ऑथराइज्ड कैपिटल अपना मतलब जो फाइनल होता है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें इनको क्या करनी पड़ती है, आज अपने इधर ही से बाद में पढ़ेंगे, आई नो इंटरेस्टिंग है बट बाद में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें इसको क्या करनी पड़ती है, पब्लिश करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट बोलता है और इनकम टैक्स बोलता है, राइट। कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपको सबके नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बड़े कंपनीज को पब्लिश करना पड़ता है। बाकी के लोग क्या करते हैं, खुद के कॉस्ट, खुद के प्रॉफिट जानने के लिए कॉस्ट पे ध्यान देते हैं, राइट। These accounts are generally kept voluntarily, मतलब अपने खुद से, मन मर्जी से, to meet the requirements of the management। मैनेजमेंट को तो देखना पड़ेगा ना कि how much is the total cost और per unit cost, are we earning good enough। बहुत सारे प्रोडक्ट है, टोटल प्रॉफिट तो दिख रहा है, लेकिन क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए उतना हमको कमा के दे रहा है, और इज इट इन लॉस, और पर्टिकुलर प्रोडक्ट बी इज अर्निंग और इट इज इन लॉस। वी हैव टू कैलकुलेट इट प्रोडक्ट वाइज एज वेल एज इन टोटलिटी। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज मेजरली डन फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट एंड इंटरनल डिसीजंस। But now Companies Act has made it obligatory to keep cost records in some manufacturing industries। सबको एप्लीकेबल है क्या? कुछ को एप्लीकेबल है, तो किसको एप्लीकेबल है वो टाइम आने पे देखेंगे, अभी आपको नहीं है। रिकॉर्डिंग, इट क्लासिफाइज रिकॉर्ड्स एंड एनालाइजेस द ट्रांजैक्शंस इन अ सब्जेक्टिव मैनर। मतलब वेजेस का खर्चा है क्या, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है क्या, उसको पर्टिकुलर हेड में डालो, पीएनएल में डालो, खत्म करो। It records the expenditure in an objective manner according to the purpose for which it is incurred। वो कौन से काम के लिए हुआ है, कौन से प्रोडक्ट के लिए हुआ है, अकॉर्डिंगली अपने को क्या करके देना पड़ता है, बाइफर्केट। फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि वॉलंटरी कर रहे हैं ना, खुद के लिए कर रहे हैं, तो ये फिगर इधर का इधर लिखो या इधर का इधर लिखो, करेक्ट हेड में जाना चाहिए। It lays emphasis on the recording aspect without attaching any importance ऑन कंट्रोल। इसका कोई इंटेंशन नहीं है कि हमको कॉस्ट कंट्रोल करना है, इधर इंटेंशन आता है कॉस्ट कंट्रोल का। लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बहुत हो रहा है, उसको बचाओ। अभी आप आपके घर में जब इलेक्ट्रिसिटी बिल एनालाइज करते हो तो धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखता है, तो हमको रियलाइज होता है यार कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, शायद हम लोग लाइट्स बहुत ऑन रखते हैं, शायद हम लोग एसी बहुत चला रहे, गीजर बहुत चला रहे। एनालाइज करते हो ना, किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं क्या, खुद की कंपनी के लिए कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग। डिटेल सिस्टम ऑफ कंट्रोल फॉर, यहाँ पे अब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, मटेरियल होता है, लेबर होता है, ओवरहेड कॉस्ट होता है। विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कॉस्टिंग, दोनों आपके 10-10 मार्क के चैप्टर है कॉस्टिंग के इन नेक्स्ट ईयर। पीरियोडिसिटी, इसका कंपलसरी है क्या, उसको जनरली एंड ऑफ द ईयर में ही बनाना पड़ता है। कुछ कंपनीज को मिडिल भी देना पड़ता है, लाइक उनको क्वार्टरली रिजल्ट्स देने पड़ते हैं, बट जनरली इट इज मेड एट द ईयर एंड। कॉस्टिंग का ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं होगा जब तक मैंडेटरी नहीं होता है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन थ्रू कॉस्ट रिपोर्ट्स टू मैनेजमेंट एज एंड व्हेन रिकॉर्ड। मेरी कल मन मर्जी हुई तो मैं कल सारी कॉस्टिंग निकाल लूं, ऐसा है क्या, साल भर रुकना ही पड़ेगा, पब्लिश थोड़ी करनी है, राइट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, फाइनेंशियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ द होल बिजनेस, पूरे बिजनेस के लिए। दे आर इंडिपेंडेंट इन नेचर एंड डिस्क्लोज द नेट प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ए प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, बी प्रोडक्ट है 5,000 का लॉस हो रहा है, सी प्रोडक्ट है वापस से 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपके पीएनएल में क्या दिखेगा, 15,000 नेट प्रॉफिट, बराबर है क्या। अब पीएनएल देख के आपको समझ रहा है क्या बी में नुकसान हो रहा है, ये तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में समझेगा कि यार ये जो बी जो प्रोडक्ट है ना उस पर ज़्यादा खर्चा लग रहा है और उतना ये प्रोडक्ट हमको अर्न करके नहीं दे रहा है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन बी, शुड वी कंटिन्यू टू प्रोड्यूस इट और शुड वी डिक्रीज द कॉस्ट। हमने कॉस्ट कंट्रोल करना चाहिए, या तो बी के लिए रिडक्शन करना चाहिए, या तो इसको शट डाउन ही करना चाहिए। विल हैव टू टेक अ डिसीजन, करेक्ट है क्या। तो ये आपको ओवरऑल नेट प्रॉफिट बताएगा पूरे बिजनेस का। एग्जाम्पल HUL, पता है क्या वो कितने प्रोडक्ट्स में है, हिंदुस्तान यूनिलीवर कितने प्रोडक्ट्स में है। अब वो जब इतने प्रोडक्ट्स में है, उसका कहीं एक जगह नुकसान होता होगा तो वो तो उसको देखना पड़ता है ना, कहीं नुकसान हो रहा है क्या।
अंधाधुंधी काम तो नहीं कर सकते, कोई नहीं दूसरा प्रोडक्ट है कवर करने के लिए, वैसा भी तुम कर सकते हो। इट शुड बी अ स्ट्रैटेजी फॉर अ ईयर और सो, बाद में तो ये वाले प्रोडक्ट ने खुद का अर्निंग करके देना चाहिए, बराबर है क्या? तो इतना हमको एनालिसिस करना पड़ता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट, ये पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक टुकड़ा है। एंड डिस्क्लोजेस प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच प्रोडक्ट या ईच जॉब या ईच सर्विस, समझे बात को? रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट, दीज कॉस्ट आर रिपोर्टेड इन एग्रीगेट, जो मैं अभी आपको बता रही थी, सीधा अपन ने 15,000 बता दिया, ये ब्रोक करते छोटे छोटे पार्ट में उसको ब्रेक करते, मटेरियल बताते, लेबर बताते, ओवरहेड बताते, सेलिंग का खर्चा बताते, फैक्ट्री का खर्चा बताते। ईच एंड एवरी एक्सपेंसेस इज बाइफरकेटेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल अकाउंट्स रिलेट टू कमर्शियल ट्रांजैक्शन of the business and include all the expenses, manufacturing हो, office हो, selling हो, distribution हो, but cost accounting relate to transaction connected with the manufacturer, उसको सिर्फ कौन सा खर्चा लेना है जो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है। कॉस्टिंग जब आप पढ़ोगे ना, कोई भी चैप्टर में इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं लिखा जाता एज एन एक्सपेंस, इंटरेस्ट कॉस्ट जो आप बैंक को देते हो वो एज एन एक्सपेंस नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं माना जाता है भी नहीं प्रोडक्शन से रिलेटेड। जो खर्चे आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड है, हम सिर्फ और सिर्फ वही खर्चों को कॉस्टिंग में लिखेंगे। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या करोगे? बोल लो। यस, सारे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। क्लियर? मॉनेटरी इंफॉर्मेशन इज ओनली यूज्ड, यहाँ पे कोई नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मैं आपको कल बता रही थी, जॉब छोड़ के आ गए, फिर बिजनेस करे तो कम से कम 10,000 तो रिकवर होना चाहिए ना, वो यहाँ लिखा होता है क्या? पर कॉस्टिंग में वो कंसिडर्ड है क्या? हाँ, नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, जैसे कि यूनिट्स, ये इंसान कितने यूनिट बना रहा है, अपन उस पर ध्यान दे रहे ना, क्या वो टाइम पास कर रहा है, ये ध्यान दे रहे ना, राइट? फिगर्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स डील मेनली विथ एक्चुअल फिगर्स, कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स पार्टली विथ फैक्ट्स एंड पार्टली विथ फिगर्स। रेफरेंस, in devising or operating a system of financial accounting, reference can be made in case of difficulty of the company law। अगर आप अटक जाते हो कि यार इसका ट्रीटमेंट कैसा देना है, तो आप किसको रेफर करते हैं? कंपनी लॉ। कंपनी लॉ याद है ना? ऐसे तुमको है ही नहीं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ तुमको आएगा तब समझेगा, उसने लिटरली बताया है कि डायरेक्टर्स को कितना रेम्यूनरेशन देना चाहिए, या ऐसा ऐसे हुआ तो क्या क्या करना चाहिए। कॉस्टिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम अटक जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? कंपनी लॉ मिलेगा, इनकम टैक्स एक्ट मिलेगा, जो आपको गाइड करेगा। उसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको बताएगा। फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में कहीं अटक जाते हैं, जैसे सर का अभी बीच में लैपटॉप का केस हुआ था, सेल्स ऑफ गुड एक्ट के बेसिस पे सर ने बोला ना, स्पेशल कंडीशन में कहीं लिखा नहीं था कि बॉक्स संभाल के रखो, बराबर है? तो ये वाली चीजें जब आप आपके बिजनेस करते करते अटक जाते हो तो आप किसी को रेफर कर सकते हो फॉर help. No such reference is possible. Guidance can be had. Guidance can be taken only from a body of convention followed by cost accountants. Cost accountants जो body को follow करते हैं ICMAI, बराबर है क्या? उधर से आप हेल्प कर सकते हो, यार ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमने इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, लेकिन कोई पर्टिकुलर बॉडी, कोई एक्ट है क्या? नहीं है। Relative efficiency, financial accounts do not provide information on the efficiencies of workers, जो मैं आपको कल केस बता रही थी कि कितने टाइम से अवे है, दिखता है वो। फाइनेंशियल अकाउंट्स में कोई मैटर नहीं करता है। कॉस्ट अकाउंट में करता है क्या? वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है कि ये बंदा बहुत गायब रहता है, उसके डेस्क से काम ही नहीं करता है, 8 घंटे तो वो उसका बायोमेट्रिक्स तो दिखा रहा है, वो 8 घंटे ऑफिस में था, पर टाइम कार्ड भरते हुए समझ गया ना कि उसने उतना काम ही नहीं किया है, तो एफिशिएंसी दिख के आ रही है क्या? हाँ। स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एमआरपी व्हिचएवर इज लोअर एमवी, ये तो इतना अकाउंट्स में हुआ है। यहाँ पे स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट, दोनों का ट्रीटमेंट क्या है? अलग है। टाइप्स ऑफ साइंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस याद है क्या? इको का फर्स्ट चैप्टर क्या सिर्फ सजेशन देता है? ये सिर्फ स्टेटमेंट देता है, ऐसा ऐसा करो, क्यों करो, क्या करो, कुछ नहीं बात करनी है उसने, क्योंकि इट इज सब्जेक्ट टू लीगल रिजिडिटी कि ये ऐसे हुआ तो ऐसे करना है, ऐसे लॉ नहीं बोल दिया, एक्ट नहीं बोल दिया तो अकाउंट्स क्या करता है? उसको चुपचाप से फॉलो करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट ओनली अ पॉजिटिव साइंस बट ऑल्सो अ नॉर्मेटिव साइंस, सजेशन देता है,
बराबर है, लेबर स्कीम को चेंज करो ऐसा बोलता है। ऐसे बहुत सारे सजेशन मिलेंगे आपको कहाँ पे, कॉस्टिंग में, कॉस्ट रिडक्शन करो, कॉस्ट कंट्रोल करो, राइट। ओके, सो दिस वाज मेजरली द डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। थरोली लर्न करने की जरूरत नहीं है, बाय रीडिंग इट वंस और ट्वाइस यू कैन टिक एनी MCQ करेक्टली, राइट। ओके, meaning of management accounting. Management accounting is primarily concerned with, ये किसके लिए बनता है, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के लिए बनता है, राइट। इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट्स विच help the management in establishing a plan for reasonable economic objective. Management accounting is done only and only for managers. Managers मतलब जनरली जो फर्स्ट सेकेंड लेवल का मैनेजर होता है उसके लिए नहीं, मैनेजमेंट में ओनर्स भी आते हैं। तो ओनर्स के लिए अब मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है वो तो तुमको समझ गए पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ के, बराबर है। तो उसके लिए उसकी अकाउंटिंग भी होती है, वो बताते हैं कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। कौन बताते हैं, मैनेजमेंट। अकाउंटिंग करके आप इंटरप्रेट कर सकते हो, ऐसे कोई बताता नहीं है देख भाई ऐसे कर, इंटरप्रेट कर सकते कि आपने ये डिसीजन में ये चेंज करना चाहिए या ऐसे ऐसे काम करना चाहिए। इट हेल्प्स इन मेकिंग रैशनल डिसीजंस। क्या करता है ये, आपको सही डिसीजन, रैशनल डिसीजन लेने में मदद करता है। एनी वर्केबल कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निक्स वेदर इट इज ड्रॉन फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैट्स कैन बी यूज्ड इन मैन। कोई भी चीज का कॉन्सेप्ट इधर हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यानी कहीं से भी डेटा उठा के यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बस इसका एक ही पर्पस है, क्या, किसको सर्व करेगा, ये मैनेजमेंट को। क्लियर। तो ये जो है ये दिस इज दैट सर्वेंट विच विल ओनली सर्व इट्स मैनेजमेंट, और कोई पर्पस से ये बनता नहीं है, राइट। ओके, अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट accumulates, synthesizes and analyzes the available data and present it in relation to specific problems। देखो भाई ऐसा ऐसा डेटा है, ये प्रॉब्लम है, इसको हमने इस तरह से सॉर्ट करना चाहिए, ऐसा उसका क्या रहता है, एक एडवाइस रहता है। डिसीजन देता है डे टू डे टास्क मैनेजमेंट का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैनेजमेंट ईजी करना है तो हम क्या करेंगे, सिस्टम इंप्लीमेंट करने को ट्राई करेंगे, बराबर है क्या। तो अगर मैनेजर को रियलाइज हो रहा है कि बहुत लेबर फोर्स ये पर्टिकुलर एक्टिविटी में स्टक है, उनका वहां पे टाइम वेस्ट होता है, तो क्या करेंगे हम, मैनेजमेंट में बोलेगा देखो भाई कोई सॉफ्टवेयर ले आओ इसके जगह पे। फॉर एग्जाम्पल हम जो पेपर्स बनाते हैं, आप लोग जो पेपर देते हो MCQ के, बराबर है, आप लोग हमारे एप्लीकेशन पे पेपर देते हो क्या, अब हमारे नहीं तुम्हारा भी एप्लीकेशन है वो, तो आप लोग आपके एप्लीकेशन पे पेपर देते हो क्या, बराबर है। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने वो किया। मैं आपको कल भी बता रही थी, बिजनेस को डायनामिक रहना पड़ता है, जैसा जैसा इंस्टीट्यूट चेंज करना पड़ता है वैसे वैसे हमको चेंज करना पड़ता है, बराबर है क्या। अभी तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है कि तुम लोग फोन पे एग्जाम दे सकते हो, तो तुमको मैं कभी पेपर पे एग्जाम देने लगाती हूँ क्या, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन रहा तुम्हारा तो नहीं, तो तुमको हमारे फोन पे, तुम्हारे फोन पे ही एग्जाम देना पड़ता है। ऐसा मैंने क्यों किया, आदत होनी चाहिए ना, बराबर है। दूसरी चीज, तुमको सिर्फ MCQ पैटर्न है क्या, तो तुमको भी टेस्ट कैसी ली जाती है, हर चैप्टर वाइज टेस्ट अपन ने MCQ ली। तुम्हारे जितना भी मॉक हुआ MCQ पे हुआ क्या, तुमको बोला क्या आंसर लिख के दो, फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारी इंस्टीट्यूट एग्जाम ही वैसा लेती है। तुम्हारे हर एक मॉक एग्जाम तुम्हारे फोन पे ही हुआ है क्या, अच्छा हर एक का रिजल्ट इमीडिएटली दिखा है क्या, है ना, करेक्ट और रॉन्ग दिख रहा है क्या, बस इतना बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ मैंने सेल्फ एनालाइजिंग के दिया कि तुमको समझेगा। अच्छा टाइम टेकन भी दिखता है क्या, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाया, पूरे टेस्ट को लेके कितना टाइम लगाया, सब दिखता है क्या हमारे एप्लीकेशन पे, क्योंकि तुमको पता रहना चाहिए ना कि तुम कितना टाइम डाल रहे हो। ऐसा तुम अब इतना एनालाइज करते हो या नहीं पता नहीं टेस्ट देने के बाद, पर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को तुमको बहुत टाइम लग गया तो तुमको समझेगा यार ये टॉपिक अपने को पढ़ना चाहिए, बराबर है क्या। टोटल टाइम, अच्छा जितना ड्यूरेशन सेट किया उसमें पेपर खत्म होता है क्या, या तुम कभी भी पेपर दो, जितना ड्यूरेशन सेट किया उसमें पेपर खत्म होता है, तो वही आपका इंस्टीट्यूट फॉलो करता है। तो आपके इंस्टीट्यूट का हर रूल हमने किस में लगाया, इसमें। ये पहले था क्या, नहीं, ये बाद में आया है, और वो भी क्यों आया है, क्योंकि तुम्हारा इंस्टीट्यूट ने ऐसे सेट कर दिया, इसलिए हमको क्या करना पड़ा, हमारे क्लास के एप्लीकेशन में ये पोर्टल डालना पड़ा। दूसरे भी ऑप्शन है टेस्ट देने के,
जैसे लिख के स्कैन करके सबमिट करो, फिर वो चेक होकर आएगा, पर उसका तुमको फायदा नहीं तो तुमको हम लेते ही नहीं है। वो तुमको हम डायरेक्टली कौन सा देते हैं, ये वाला देते हैं, बराबर है क्या? समझे बात को? तो हमको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है क्या? मैनेजमेंट डिसीजन था क्या ये? हाँ, ये तो हम क्या करेंगे, तुमसे पेपर टिक 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 करवाएंगे, फिर उसको चेक करेंगे, फिर उसमें स्टाफ भी जाता है, और वो तुम्हारे लिए भी फायदे का नहीं है। तुमको तो फायदा इससे हो रहा है ना, तुमको थोड़ी टिक करने का टाइम डालना है, तुमको सिर्फ बटन ABCD 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 प्रेस करना है। तो तुमको समझेगा भी इंटरनेट कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना स्पीड लगता है, फोन कैसा है तुम्हारा, मतलब तुमको ये सारी चीजों का एक्सेस, कहीं पे अगर फोन हैंग हो रहा है तो तुमको समझेगा ये प्रॉब्लम। नहीं तो क्या है ना, कई बार अभी अगर ये ऑप्शन नहीं होता, अच्छा दिस हैपेंस ओनली एट आकाश शुक्ला क्लासेस, डोंट फॉरगेट। अब अगर ये एप्लीकेशन नहीं होता है, जो बेचारे बच्चों के बारे में सोचो जिनके पास सच में ये एप्लीकेशन, जो वो इतने बार टेस्ट नहीं दे रहे, वो हर बार टेस्ट कैसे दे रहे हैं, पेपर पे दे रहे। हमारा इंस्टीट्यूट जो है, जो तुम्हारा इंस्टीट्यूट है, वो एक मॉक लेता है ट्रायल के लिए, कि उनका खुद का सॉफ्टवेयर है, जैसे हमारा खुद का है, उनका खुद का। हमारे सॉफ्टवेयर पे तो तुम्हारा फाइनल एग्जाम तुम नहीं देंगे, तो वो उसके खुद के सॉफ्टवेयर पे क्या करेगा, टेस्ट लेके दिखाएगा तुमको एक, कि तुम पहले तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, वो लिंक भेजेगा, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देखो तुम्हारे वो पर्टिकुलर फोन में चल रहा है क्या, बराबर है। इंटरनेट चेक कर लो तुम्हारा चल रहा है क्या, एक टेस्ट देके देखो कि तुमको सब समझ रहा है क्या, यू आर गेटिंग यूज्ड टू इट क्या। पर ये कितने बार होगा, एक बार। एक बार में सब चल गया, और ऐसे हुआ भी है बच्चों के साथ, एक बार में सब चल गया और एग्जाम के दिन चालू ही नहीं होता है। फिर अगर इंस्टीट्यूट रीटेक लेता है, पता है कई बार कि अगर उनके साइड से एरर है, तुमने सब करके बैठे हो तुम, और वो पेपर चालू ही नहीं होता, और ऐसे हुआ है बच्चों का, तो फिर उनके साथ क्या होता है, कई बार बच्चे सबमिट कर देते हैं और उसका रिजल्ट नहीं आता है, फिर उनका 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में रीटेक होता है, फिर उनका रिजल्ट बाद में आता है, या अगर उतना पीरियड रहा तो सेम डे आता है। ऐसे जेन्युइनली हुआ है, मैं बस यूं ही फेक रही नहीं हूँ। तो आपको ये सब करना जरूरी है, पर ये एक बार में समझ, एक बार में तो उनका भी विचारों का चल रहा था, एग्जाम के दिन भगवान जाने क्या टेक्निकल इशू आ गया, और उनके साथ ही ऐसे हुआ। ऐसे बहुत बच्चों के साथ होता है। जो मेरे को कैसे समझता है, यूट्यूब पे वीडियो के नीचे कॉमेंट देखना। जब मैंने CMA फाउंडेशन के लिए कोई तो पर्टिकुलर वीडियो डाला था, आई डोंट रिमेंबर विच वन, तो उसके नीचे लिखा था बच्चों ने कि हमारा ऐसे ऐसे टेक्निकल इशू हो गया, व्हाट शुड वी डू। अब अनफॉर्चुनेटली मैं भी हेल्प नहीं कर सकती जब तक इंस्टीट्यूट से पता नहीं चलता कि इंस्टीट्यूट रेडी है क्या हेल्प करने के लिए। फिर इन लोग को इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ मेल। कुछ गलत बात नहीं है, इंस्टीट्यूट भी इंप्लीमेंट कर रहा है, इट इज अ सिस्टम, तो इशू कहीं ना कहीं होने ही वाला है, बराबर है कि जस्ट यू आर फॉलोइंग इनटू द ट्रैप। बट इंस्टीट्यूट उस पर रीटेक भी लेता है, ऐसे नहीं कि तुमको बोलेगा सीधा अगला अटेम्प्ट दो, उन पे वापस से री एग्जाम होती है, री एग्जाम के मार्क्स भी आते हैं और तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट पे ही एलिजिबल रहते हो। ऐसा नहीं कि तुमको फिर 6 महीने बाद इंटर देना है। पर ये सारी चीजें एक बार करने में और यही सारी चीजें 100 बार, अब 100 से ज्यादा टेस्ट तो हो गई यार तुम्हारी, है ना, 100 बार करने में कॉन्फिडेंस आता है क्या फोन में देने का? अब डर लगेगा क्या आपको? नहीं लगेगा। समझ रहे हो क्या बात को? ओके। इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट का सही डिसीजन लेना। अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट रिव्यूज ऑल द डिसीजंस एंड एनालाइजेस फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि वो उनके कस्टमर को बेस्ट सर्व करे। A management accountant judges the relevance and adequacy of available data from management's point of view. Are we clear till here? Sure. अब हम डिफरेंशिएट करेंगे किस किस के बीच में, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत छोटू सा डिफरेंस होगा, ये बहुत बड़ा नहीं होगा। हाँ, वो दूसरा वाला बहुत बड़ा था तुम्हारा, ये तो ठीक है। कहाँ बड़ा यार, ये वो वाला देख कितना बड़ा था। फर्क है ना। Deals with ascertainment, allocation, apportionment of the aspects of cost. बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का अपन प्रीवियस इसमें जो तुम्हारे 14 पॉइंट थे उसमें हम कवर कर चुके हैं क्या? मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद द इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट ऑन द बिजनेस। कॉस्ट अकाउंटिंग निकाल के देगा कि देख भाई ये प्रोडक्ट को 10 रुपए लगता है, अब तो देख ले आगे क्या करना है। तो कौन देखेगा आगे क्या करना है? ये देखेगा क्या ये 10 रुपए सही है, या हमने इसमें ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी लाना चाहिए जिससे ये कॉस्ट क्या हो जाए, हमारा कम हो जाए। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग आपको सारे रिजल्ट्स दे देगा, उसको इंटरप्रेट करना, सही डिसीजन लेना, एनालाइज करने का काम किसका है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो प्रीवियस टॉपिक में उसने बोला वही तो बेस बना के दे रहा है ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे डिसीजन लेगा, हाउ विल अ मैनेजमेंट टेक अ डिसीजन वेदर दिस particular product should be continued or not on the basis of
कॉस्ट अकाउंटिंग जो भी अपने को रिजल्ट्स बना के दे रहा है, रिपोर्ट बना के दे रहा है, उसके बेसिस पे इट इज डिराइव फ्रॉम बोथ कॉस्ट एंड अकाउंटिंग। जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो इकलौता कॉस्ट अकाउंटिंग पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, वो किस पे डिपेंडेंट रहता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो दोनों के रिजल्ट्स यूज करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या लेता है, डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल सेम प्रोडक्ट ए बी एंड सी, ए और सी प्रॉफिट दे रहे, बी लॉस दे रहा है, तो मैंने इसको इमीडिएटली बंद करना चाहिए क्या, नहीं, इमीडिएटली मत बंद करो, ये नया बच्चा है, इसको थोड़ी आएगा अभी, 1-2 साल दो उसको, 1-2 साल बाद ये भी प्रॉफिट अर्न करके देगा आपको। अगर आप पहले इसमें, इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी चाहिए ना तुमको देखने के लिए, बराबर है। वो क्या बताएगा कि बी तुमको लॉस करके दे रहा है पर अभी से करके दे रहा है, नया नया है वो। फॉर एग्जाम्पल आईटीसी, आईटीसी तो पता है, वो ग्रैंड गोवा इट इज जस्ट रिजॉर्ट ऑफ इट, बट आईटीसी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, नहीं पता है तो आज जाके देखो वो कितना डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो उसका नया नया डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट आदि होटल्स एंड रिजॉर्ट, नया नया मतलब अभी बस यूं ही कुछ महीने पुराना नहीं होता है, आईटीसी बहुत पुरानी कंपनीज है, तो इसमें नया मतलब 2-3 साल का पीरियड पकड़ लो। अभी आईटीसी में कई रिजॉर्ट्स होंगे जो लॉस में चलते रहेंगे, तो क्या वो बंद कर रहे हैं क्या, वो और एक्सपैंड कर रहे हैं। अच्छा वो फिलहाल इतना चला सकते क्यों, क्योंकि उसके बाकी के प्रोडक्ट एक्सेस कमा के दे रहे। तो ये चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से समझती ना, समझ रहे हो, तो उसको दोनों डिसीजन लेने के लिए दोनों लगेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या सीन है और कॉस्ट का, कॉस्ट बोल रहा है देख भाई बी तो गलत चल रहा है, नुकसान कर रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलेगा नहीं नहीं वो नया है, ए और सी है अभी हेल्प करने के लिए 3-4 साल और उसको ग्रो होने देते, इन अ लॉन्ग पीरियड अगर वो तंग कर रहा है तुमको फिर उसको निकाल के फेंको। समझ रहे हो बात को। नाउ रोल, इट इज हेल्पफुल इन कलेक्टिंग कॉस्ट डेटा फ्रॉम द मैनेजमेंट। It is a greater degree of relevance and objective as the management accountant has a clear idea of the type of cost items requiring analyzing and states the specific problem of the business. Status पे आओ, the status of cost accountants comes after management. Management के नीचे जाने वाला है क्या? Obviously cost accountant ऊपर नहीं, management is the owner of business. दो वो डाइवर्सिफाई करके दूसरा मैनेजर रखेंगे, पर वो मैनेजर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा, ओनर के। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा क्या, नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज सीनियर इन पोजीशन टू कॉस्ट अकाउंटेंट। पहली हायरार्की ओनर और मैनेजर और डायरेक्टर्स की ही आती है, उसके बाद किसकी आएगी, कॉस्ट अकाउंटेंट की। आउटलुक, अगर अभी तुम बोलोगे यार मैम तो गलत है, हम इतनी बड़ी प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं, हम सेकंड पे क्यों आ रहे, तो फिर ओनर बन जाओ ना बेटा, अपनी डिग्री के साथ ओनर भी तो बन सकते हैं, हम क्या है, बराबर है। कॉस्ट अकाउंटेंट हैज अ नैरो अप्रोच, छोटा अप्रोच है, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ कॉस्ट 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 को देख रहा है, बाकी की चीजों वो नहीं देखता है। He has to refer the economic and statistical data for analyzing cost effect. Management account reports to the effects of cost on the business along with the cost analysis. वो बाकी फैक्टर्स भी देखकर चलता है। टूल्स एंड टेक्निक, इसके पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, वेरिएबल कॉस्टिंग है, ब्रेक इवन एनालिसिस है, काय के लिए, कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए। ये सब क्या है, ये सब एक चैप्टर है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक चैप्टर होता है आपका, ब्रेक इवन एनालिसिस एक टॉपिक होता है जिसके अंदर अपने को समझता है कि हमारा बिजनेस ब्रेक इवन कर रहा है। ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, तो हमारा बिजनेस ब्रेक इवन पे है या उससे भी कम है या उससे भी ज्यादा। ये टेक्निक्स है अपने बिजनेस का कॉस्ट एनालिसिस समझने के लिए। मैनेजमेंट के पास along with this the management accountant has funds and cash flow statement. Fund flow statement is a chapter of financial management. Cash flow statement है अभी आपको नहीं, it is a chapter in accounts as well as financial management. तो ये सिर्फ कैश, ये सिर्फ कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता है आपके पास कितने फंड्स है, आपके पास कितने कैश का इनफ्लो है, कितना कैश का आउटफ्लो है, ये सब कौन देखेगा, आपका मैनेजमेंट। रेशियो एनालिसिस देखेगा मैनेजमेंट, कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो जैसे मैं आपको बता रही थी अभी रिलायंस का रेशियो, सारे रेशियो लिस्ट डाउन है, सारे कंपनी के रेशियोज एनालाइज करो ना, फिर देखो कौन सा वाला बेटर है, राइट। स्कोप, इट डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स, मैंने आपको अभी बोला कोई भी फाइनेंशियल नेचर के खर्चे नहीं आते हैं किसके अंदर, कॉस्टिंग में। आप कभी भी कैश डिस्काउंट को माइनस होते हुए नहीं देखोगे, जनरली तुम तो माइनस करते हो परचेसेस से, इधर करेंगे क्या, नहीं। इंटरेस्ट इधर लेंगे क्या, नहीं। इनकम टैक्स इधर लेंगे क्या, नहीं। ये सब प्रोहिबिटेड है, झगड़े उनके, वो आ ही नहीं सकता अंदर। इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सब इंक्लूडेड। मैनेजमेंट तो यार मैनेजमेंट है, तो उसके हर बच्चे पे ध्यान देने वाला है वो, राइट।
पीरियड ऑफ प्लानिंग, इट इज कंसर्न विथ शॉर्ट टर्म प्लानिंग। पर मैनेजमेंट किससे कंसर्न रहता है? शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग रेंज प्लानिंग। इट मियरली असेस द मैनेजमेंट इन इट्स फंक्शन, इसका काम एक ही है, मैनेजमेंट को रिपोर्ट बना के दो, छोटा सा काम है मियरली। इट असिस्ट एंड इवेल्युएट्स द मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस, ये देखेगा कि हमारा मैनेजमेंट सही चल रहा है क्या, क्योंकि अगर मैनेजमेंट सही चल रहा है तो बिजनेस सही चल रहा है, मैनेजमेंट में ही गड़बड़ है इसीलिए बिजनेस में गड़बड़, क्योंकि कोई सही डिसीजन नहीं ले रहा है। इट इज हिस्टोरिकल इन इट्स अप्रोच, कॉस्ट अकाउंटिंग इज इन अ वे हिस्टोरिकल। मैं टोटली इस पे अग्री नहीं करूंगी, क्योंकि हम इस पे बजट भी बनाते हैं, अगले साल क्या होना चाहिए वो भी बनाते हैं। सो इट इज इन अ वे हिस्टोरिकल इन अप्रोच, लेकिन मैनेजमेंट क्या रहता है? फ्यूचरिस्टिक। अभी ये हो गया, चल ठीक है, आगे नहीं होना चाहिए, उसके लिए डिसीजन लेना किसका काम है? मैनेजमेंट का। इट कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, कॉस्ट अकाउंटेंट अपना अपना काम करके जा सकता है। लेकिन इसको जरूरत है क्या? हाँ, इसको फाइनेंशियल की भी जरूरत है और कॉस्ट अकाउंटिंग की भी जरूरत है। अभी क्लियर? ओके, अब हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी के फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन है कॉस्ट एसर्टेनमेंट, कॉस्ट को फाइंड आउट करना। ये हम ऑलरेडी ऊपर में आपको बहुत बार सिखा चुकी हूँ कि कॉस्ट एसर्टेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉस्ट ही नहीं पता है तो प्रॉफिट ही नहीं पता है तो सेल ही नहीं पता है, बराबर है क्या? आप इसकी एक बार क्या दे देंगे? रीडिंग दे देंगे, अभी देंगे, मैं आपको एक बार टॉपिक बता देती हूँ बस। दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो भी कॉस्ट आपने एसर्टेन किया उसको क्या करना पड़ता है? हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है, अकाउंट फॉर करना पड़ता है, राइट? उसके बाद आता है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल इज द गाइडेंस एंड रेगुलेशन बाय एग्जीक्यूटिव, यानी आपका ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि अब बस कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे घर में कई बार होता है, यार अब खर्चे थोड़े कंट्रोल करने पड़ेंगे, तुम सब बहुत छूट चुके हो, बस हो गया। ऐसे कभी तो आता होगा ना घर वाले से तुमको स्टेटमेंट, अभी रुक जा, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर ले। ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड अंडरटेकिंग, इट एम्स एट गाइडिंग द एक्चुअल टुवर्ड्स द लाइन ऑफ टारगेट। टारगेट सेट कर लिया कि ए वाला जो प्रोडक्ट है ना वो 10 रुपए पर यूनिट के ऊपर जाना नहीं चाहिए, तुम कुछ भी कर लो, अब कुछ भी कर लो मतलब फिर क्वालिटी मत खराब करो, बट कोशिश करो कि 10 के ऊपर जाना नहीं चाहिए। मैं क्या कर रही हूँ? कॉस्ट कंट्रोल कर रही हूँ यहाँ पे। द एक्चुअल इफ दे डेविएट और वेरी फ्रॉम द टारगेट्स, अगर अब ये वेरी कर रहा है, 12 चले गया है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट पूरा हेड टू टो दम लगा देगा कि अब ये 12 क्यों गया है। फिर उसका काम है इसको रेगुलेट करना, मॉनिटर करना और फिर उसको कम करना। ये लो, पढ़ के ले लो एक बार, कॉस्ट एसर्टेनमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट कंट्रोल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। डन रीडिंग इतना? ओके, वो था स्कोप। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन। कुछ नया पढ़ा? नहीं? ओके, द एम इज टू नो द मेथड्स बाय विच एक्सपेंडिचर ऑन मटेरियल। यहाँ पे एम क्या है कि एक्सपेंडिचर कैसे कम होगा। एक्सपेंडिचर ऑफ मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड इज रिकॉर्डेड, क्लासिफाइड एंड एलोकेटेड सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में बी एक्यूरेटली एसर्टेन्ड। कई बार जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, वो सीए में फाउंडेशन के लिए भी है, सीए में इंटर के लिए भी है, सीए फाउंडेशन के लिए भी है, सीए इंटर के लिए भी है, 11th के लिए भी है, 12th के लिए भी है, 8, 9, 10th में यहाँ कंसिडर नहीं करती, उनके बेसमेंट नीचे होते, राइट? तो इतने सारे क्लासेस के लिए ये पूरे क्लास के इलेक्ट्रिसिटी बिल है क्या? तो इसको हम बाइफरकेट कर सकते क्या? मतलब इजीली बाइफरकेट नहीं कर सकते हैं कि इसमें का 1/4 उसका था, 1/3 इसका था, पर हमको क्या करना पड़ता है? फिर एलोकेट करना पड़ता है इन सम वे। हम एक बेसिस डिसाइड करेंगे कि ठीक है इसमें कितने स्टूडेंट्स है, इसमें कितने स्टूडेंट्स है, या तो हम टाइम के बेसिस पे या कोई एक बेसिस पे क्या करेंगे, या इक्वल पे सब में क्या कर लेंगे? डिवाइड करेंगे, ताकि हर एक कोर्स खुद का खर्चा उठाए। तभी तो हमको समझेगा ना एक पर्टिकुलर कोर्स में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बराबर है? समझे बात को? दीज कॉस्ट में बी रिलेटेड टू स्केल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी में बी डिटरमाइंड। Now objectives पे आएंगे। टू ascertain the cost per unit of different products, बराबर है? अलग अलग प्रोडक्ट का क्या निकालना है आपको? यहाँ पे कॉस्ट निकालना है। टू प्रोवाइड अ करेक्ट एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट निकालो पर करेक्ट वाला एनालिसिस करके दो
of both the process or operations and by different elements of cost. थर्ड वाला, to disclose sources for wastage whether of material, time or expense. अगर कोई वेस्टेज हो रहा है मटेरियल का या लेबर का या टाइम का या एफिशिएंसी का in the use of machinery, equipment and tools and to prepare such reports which may be necessary. वेस्टेज होता है तो अब इंसान का अगर टाइम भी वेस्ट हो रहा है तो वो कम यूनिट्स बना के दे रहा है क्या? मटेरियल वेस्ट हो रहा है तो हमको ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है क्या? तो किसी भी टाइप का वेस्टेज हो रहा है तो उसको क्या बना के चाहिए? एक रिपोर्ट बना के चाहिए, जो कौन बना के देगा? ये उसका ऑब्जेक्टिव है. टू प्रोवाइड रिक्विजिट डेटा एंड सर्व एज अ गाइड टू प्राइस फिक्सेशन. जब आप प्राइस फिक्स करोगे तभी प्रॉफिट डिटरमाइन कर पाओगे. तो ये अगेन उसका क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? कर्तव्य. ये काम उसने करके देना है. To ascertain the profitability of each of the products and advise management as how these profits can be maximized. क्या करके देगा? देखो अभी इनका प्रॉफिट 10% है, अब अगर हमको प्रॉफिट 12% पे लेके जाना है तो ये पर्टिकुलर वेस्टेज हटाना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर कॉस्ट को कम करना पड़ेगा. ये वो बना के दे सकता है. टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल. कई बार ऐसे होता है कि रॉ मटेरियल आ रहा है पर गायब हो जा रहा है, मतलब कोई चोरी करता होगा. लोगों को भरोसा थोड़ी है. या आपका मटेरियल आ रहा है पर वो ऐसा कुछ है जिसपे ऑब्सोलेंस होता है. नेल रिमूवर खुला रखो तो उड़ जाता है क्या? तो रॉ मटेरियल के साथ भी ऐसी चीजें होती होगी ना यार, हमको थोड़ी हर केमिकल पता है, राइट? तो सही से आपके इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए रॉ मटेरियल पे, वर्क इन प्रोग्रेस पे, स्टोर्स पे, फिनिश गुड्स पे, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कैपिटल लॉक्ड अप इन दीज स्टॉक्स. कैपिटल लॉक्ड अप मतलब अगर मैं बहुत सारा मटेरियल मंगा के रख रही हूँ और एक महीने में 10,000 यूनिट ही यूज होता है, मैंने मंगा दिया 1 लाख, तो 1 लाख को स्टोर करने की जगह लगेगी क्या? जगह लग रही है तो मेरा कैपिटल लॉक हो रहा है क्या? क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट या लेट्स से मैंने लोन लिया है उस पर वो जगह ले ली, या मैं क्या भर रही हूँ? यहाँ का रेंट भर रही हूँ, तो क्या करना पड़ रहा है हमको? कैपिटल लॉक करना पड़ रहा है, राइट? टू रिवील सोर्सेज ऑफ इकोनॉमी बाय इंस्टॉलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ सिस्टम ऑफ कॉस्ट कंट्रोल. आपकी मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड्स मतलब बाकी के इनडायरेक्ट खर्चे, सब पे क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट कंट्रोल. मैनेजमेंट को एडवाइस देना है क्या? कैसे एक्सपैंड करे, कौन सा प्रोजेक्ट बंद करे, कौन सा प्रोजेक्ट चालू करे. टू प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट डेटा फ्रॉम द मैनेजमेंट प्लानिंग. मैनेजमेंट जो भी आपको प्लान करके दे रहा है, मैनेजमेंट बोलेगा देख ऐसा ऐसा प्लान है ये प्रोडक्ट का, तो तुमको उसके कॉस्टिंग पे काम करना पड़ेगा. मैनेजमेंट ने तो बोल दिया अब ये प्रोडक्ट बनाना है, इस पे 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो कॉस्ट अकाउंटेंट को क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि इसमें कितने का रॉ मटेरियल आएगा, कितना लेबर लगेगा, कितना ओवरहेड लगेगा, क्या वो मीट हो रहे हैं हमारे और मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट्स, बराबर है. टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ बजट. बजट बनाना बहुत जरूरी है, जो हर घर में बनता ही है, वो अपने को हर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में बनाना है. To organize an effective information system so that different level of management may get required information at the right time in the right form for carrying out their individual responsibility. Information system ऐसा बनाओ कि जब भी मैनेजमेंट को चाहिए वो डेटा अवेलेबल रहना चाहिए, सही तरीके से, सही प्रेजेंटेशन से और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. क्लियर? कम आगे जाओ. टू गाइड मैनेजमेंट इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोनस प्लान. हर एक कंसर्न को बोनस प्लान इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं कंपल्सरीली. एक इंटरेस्टिंग बात बताओ क्या? जनरली ये जब मैं लेबर का टॉपिक सिखाती हूँ, जैसे मटेरियल पूरा एक चैप्टर है आपका कॉस्टिंग में, लेबर पूरा एक चैप्टर है आपका कॉस्टिंग में. अभी आपको बता रही हूँ लेबर के चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो ना, प्लान्स बनाना, या प्लान्स कुछ बने हुए उसके हिसाब से वेजेस निकाल के दो. तो एक वर्कर है ए, उसको क्या बोला? 100 घंटा तेरे को मिलेगा कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए, ठीक है? ये 1 घंटे का तुमको पैसा मिलेगा 20 रुपए, बराबर है क्या? अब एक पर्टिकुलर वर्कर है बी, सेम, इसको भी बोला 100 घंटे है, 20 रुपए मिलेगा 1 घंटे का. बट दोनों को एक कंडीशन दी कि अगर तुम लोग काम जल्दी खत्म करते हो ना, तो जितना भी काम तुमने सेव किया उस पर तुमको 20% का बोनस मिलेगा. दोनों को कंडीशन एप्लीकेबल है, ठीक है? ए ने कंडीशन नहीं लगाई. ए ने क्या बोला? मेरे को कोई नहीं करना है, बहुत आलसी है, उसने पूरे 100 घंटा काम कर लिया, ठीक है? उसने टाइम सेव नहीं किया. अब बी ने कितना घंटा? बी ने 100 आवर्स काम किए, उसमें से उसने क्या किया ना, 30 आवर्स सेव कर लिए. तो बेसिकली उसने कितने आवर्स काम किया है फिर? 70. तो उसको कितना पैसा मिलेगा? 20 रुपीज 1 घंटे का, बराबर है क्या?
प्लस उसने 30 घंटा बचा है क्या? 30 घंटे के पूरे 20 मिलेंगे क्या? 20% था ना उसका। जरा निकालो 7 इंटू 20, 3 इंटू 2, 60, 600, 600 का 20%, 120 पक्का। कितना पैसा मिल रहा है उसको? 260 मिल रहा है। 100 ये आवर्स काम कर रहा है क्या? 20 रुपए मिल रहा है क्या? कितना पैसा मिल रहा है? 200 पक्का। 2000। समझ रहे हो क्या? प्लान बनाया था क्या? हाँ, ये देखो आप लोगों ने 100 आवर्स काम किया है, बराबर है। 100 आवर्स में से 30 घंटा उसने काम बचा लिया, तो उसको कितने घंटे के पैसे मिलेंगे? 70 आवर्स के मिलेंगे, बराबर है। अभी यहाँ पे 70 इंटू 2 करो जरा। वेरी गुड, मैं वही रुकी थी, किसी को कैसे क्लिक नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसकी टोटल क्या होगी? सब गांजा मार के बैठे कि जरा कैलकुलेटर यूज कर लो और दिमाग मत यूज करो, बराबर है। किसके साथ बुरा हुआ? एक ही साथ बुरा हुआ। 2000 कमा के बैठा यार वो। समझ रहे हो क्या? मैनेजमेंट ने एक इंसेंटिव स्कीम दिया है क्या? दिया ना इंसेंटिव स्कीम। तुम काम बचाओ, तुमको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। हम सबको लग रहा था ना 20 ज्यादा कमाएगा। किससे ज्यादा कमाया? ही इज अ स्मार्टर वन। ऐसे इंसेंटिव स्कीम के लिए फॉल नहीं करने का। वो ठीक है, मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, थोड़े इंटर में आने के बाद आपको टेक्निकली समझेगा ऐसे क्यों हो रहा है। बट मैनेजमेंट ये करता है पैसे बचाने के लिए, वो पैसे कम नहीं करता है कभी भी। अगर हम बोलेंगे कि लेबर का अपने को पैसा बचाना है, क्योंकि लेबर का खर्चा सबसे बड़ा खर्चा होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर आपको लेबर का खर्चा बचाना है तो कभी भी मैं यही नहीं बोलूंगी 20 की जगह उसको 18 रुपए देना चालू कर। कौन खुश रहेगा तुम्हारे साथ काम करके? हम ऐसे स्कीम डिजाइन करेंगे कि हमारा कॉस्ट कम होगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो क्या? ये है इंसेंटिव स्कीम डिजाइन करना। एग्जाम्पल था ये, हम तब बहुत डिटेल में करेंगे। टू गाइड द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसेंटिव बोनस प्लान, टू सप्लाई सक्सेसफुल डेटा टू मैनेजमेंट फॉर टेकिंग वेरियस डिसीजंस। उसको डेटा बना के दे दो। टू हेल्प इन सुपरवाइजिंग द वर्किंग ऑफ पंच्ड कार्ड। पंच्ड कार्ड मतलब क्या होता है? टाइम कार्ड, जो मैं आपको बता रही थी मंडे से फ्राइडे का टाइम कार्ड भरना पड़ता है। तो टू हेल्प इन सुपरवाइजिंग, उसको सुपरवाइज करो, डेटा को प्रोसेस करो और अकॉर्डिंगली पेमेंट्स करो। टू ऑर्गेनाइज द इंटरनल ऑडिट सिस्टम टू एंश्योर इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। इंटरनल ऑडिट सिस्टम मतलब जो अवे वाला सिस्टम मैंने आपको बताया था कि इतने टाइम से ये इंसान अवे है, मतलब काम नहीं कर रहा है, राइट। टू ऑर्गेनाइज कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्रामर्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। अलग अलग डिपार्टमेंट की मदद से एक अच्छा सा सिस्टम बना के दो। टू प्रोवाइड स्पेशलाइज सर्विसेज ऑफ कॉस्ट ऑडिट इन ऑर्डर टू, कॉस्ट एक ऑडिट होता है, जैसे टैक्स ऑडिट होता है वैसे कॉस्ट ऑडिट होता है। बस कॉस्ट ऑडिट सबको एप्लीकेबल नहीं रहता है, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर आप कॉस्ट ऑडिट के रिक्वायरमेंट्स आपकी कंपनी फुलफिल करती है तो आप पे भी टैक्स ऑडिट कॉस्ट ऑडिट लग जाता है। अब अगर कॉस्ट ऑडिट लग रहा है तो उसके लिए अपने को कॉस्ट ऑडिटर को अलग से इंफॉर्मेशन निकाल के देनी पड़ेगी, उसको हेल्प करना पड़ेगा डेटा में, सारा डेटा एक्यूमुलेट करके दो, रिपोर्ट्स बना के दो, वो जो मांग रहा है वो सब देने का कौन काम करेगा? आपका कॉस्ट अकाउंटेंट। टू फाइंड आउट कॉस्टिंग प्रॉफिट और लॉस बाय आइडेंटिफाइंग विद रेवेन्यूज द कॉस्ट ऑफ दोज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अपने रेवेन्यू अर्न करके मिल रहा है कि आपको बेसिकली। दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या किसी को इनमें डाउट है? नहीं? तो ब्रॉडली स्पीकिंग द अबव ऑब्जेक्टिव्स को वापस उसने रीग्रुप करके यानी कि समराइज करके दिया, नीचे का पढ़ के लो। पढ़ लिया क्या? ब्रॉडली स्पीकिंग में कोई डाउट है क्या? 2 ही पॉइंट है क्या? है आगे एक और। फिर हम आएंगे एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के। कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ एडवांटेजेस भी है। कम टू द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के फायदे क्या क्या है?
प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज आर डिस्क्लोज। तो समझ आ जाएगा कौन सी एक्टिविटी या कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट नहीं दे रहा है। इट enables a concern to measure the efficiency and then to maintain and improve it. इट enables a concern यानी कि कोई भी यूनिट को समझ आ जाएगी कि उसकी यूनिट की या पर्टिकुलर उसके वर्कर्स की एफिशिएंसी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, मटेरियल स्पेंट अपॉन अ पेयर ऑफ शूज comes to rupees 560 and for a similar pair of shoes amounts to rupees 600 in the next year. The increase may be due to, अब ये increase अगर हो रहा है तो कौन से रीजन की वजह से हो रहा है? सप्लायर ने रेट बढ़ा दिया, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ मटेरियल, या वेस्टेज हो रहा हो, बराबर है क्या? तो आपको समझ में आएगा कि आपकी इफिशियंसी का प्रॉब्लम कहाँ पे है। शायद सप्लायर ने पैसा बढ़ाया है, या पता चला कि अपने वजह से मोर वेस्टेज हो रहा है इसलिए अपना ज्यादा खर्चा हो रहा है, बराबर है। सो इट enables a concern to measure the efficiency and then to maintain and improve it. It provides information upon which estimates and tenders are based. मतलब in case of big contracts or jobs, कोटेशन कैनॉट बी गिवन। अपन जब तक कोटेशन नहीं दे सकते जब तक अपने को पता ही नहीं है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का कॉस्ट कितना लगेगा। तो इसलिए अपने के लिए कॉस्ट एसर्टेनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट गाइड्स फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसीज, आगे कैसा प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना मटेरियल लेना है, किससे मटेरियल लेना है, सब में हेल्प मिलेगी क्या? इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रॉफिट, नीड नॉट टू बी एक्सप्लेन्ड। इट enables a periodical determination of profit और लॉस। अभी लेकिन ये वाला जो है अपन कैसे निकाल सकते हैं? प्रोडक्ट वाइज भी निकाल सकते हैं, पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। इट फर्निशेस रिलायबल डेटा फॉर कंपेयरिंग कॉस्ट, डिफरेंट प्रोजेक्ट का, डिफरेंट पीरियड का कॉस्ट कंपेयर करना इज सिंपलर। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज, एग्जैक्टली कौन से प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, कौन से ईयर में प्रॉब्लम हो रही है, कौन से मटेरियल में प्रॉब्लम हो रही है, वो ट्रेस करना इज सिंपलर विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग डिस्क्लोजेस द रिलेटिव एफिशिएंसीज ऑफ वर्कर, ये भी हम चौथी पांचवी बार पढ़ रहे पॉइंट है ना। इट enables द क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स टू जज द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कल भी मैंने आपको बताया था ये। आपका कोई क्रेडिटर है या इन्वेस्टर है, वो कंपनी कितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है समझ में आएगा। गवर्नमेंट को हेल्पफुल है क्या? हाँ, किसके लिए? टैक्स के पॉलिसीज चेंज करने के लिए। कंज्यूमर्स को हेल्पफुल है क्या? क्यों? क्योंकि यार वो कॉस्ट कंट्रोल कर रहा है, यानी कि अपने को भी फायदा होगा ना उससे। क्वालिटी पे भी वो ध्यान देने ही वाला है। कोई भी अच्छा अगर कंपनी है तो वो क्वालिटी पे ध्यान देगा क्या? हाँ। द अल्टीमेट एम ऑफ कॉस्टिंग इज टू रिड्यूस द कॉस्ट, तुम्हारी भी तो इच्छा वो है कम से कम कॉस्ट अपन पे करें। Efficiency of public enterprises, costing has a more important role to play in public enterprises than in private. ऐसा क्यों? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होता है, सोशल सर्विस करना होता है। तो वहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत काम आएगा। क्यों बहुत काम आएगा? कॉस्ट रिडक्शन करके दे रहा है, कॉस्ट कंट्रोल। ऐसा बोलते हैं कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स का पैसा कमाना नहीं है, पर हर कोई पैसा कमाता है, बट लेट्स जस्ट से बी इन थ्योरी, फ्लो में रहने दो, राइट? ओके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है क्या तुमको जिंदगी में? कौन से हैं? 9 है। कौन सा होता है ये 9? और 12 है गवर्नमेंट, और अच्छा ऐसे कुछ जैसे AS है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ये लिस्ट है, अंदर कुछ डिटेल में कैलकुलेशन नहीं है, कोशिश करना है याद करने की। इन पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट यू नो एक आधी भी आ गया तो एक भी मार्क क्यों लूज करना है, क्योंकि मेरा टारगेट तुमको 350 अबव जाना है, तो उसमें हमको कुछ छोड़ना नहीं है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट है। अच्छा, मैं बैठ के रटवा नहीं सकती हूँ ये, फ्रैंकली स्पीकिंग 10 बार बोलो 50 बार बोलो नहीं, उससे अच्छा तुम 10 बार लिखो, लर्न हो जाएगा। सबसे पहला कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, सेकंड होता है कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, थर्ड ओवरहेड, फोर्थ कैपेसिटी कंजम्पशन, फिफ्थ एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सिक्स्थ मटेरियल, सेवेंथ एम्प्लॉय, एट एम्प्लॉय कॉस्ट यानी पता है क्या होता है? लेबर कॉस्ट, एट्थ कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, नाइन्थ पैकिंग मटेरियल, 10th डायरेक्ट, 11th एडमिन, 12th रिपेयर, 13th कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर, 14th पॉपुलेशन, 15th पोल्यूशन, 16th सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 17th डेप्रिसिएशन,
सॉरी 16th डेप्रिसिएशन। तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 16 क्या है, हुआ है तुमको? नहीं, तुम लिंक नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं। 17th इंटरेस्ट पे है, 18th R&D पे है, 19th जॉइंट कॉस्ट पे है, 20 रॉयल्टी पे है, 21 क्वालिटी कंट्रोल, 22 मैन्युफैक्चरिंग, 23 ओवरबर्डन एंड रिमूवल कॉस्ट, 24 ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू। 24 है, आज से बहुत दिन है, दिन के 4-5 भी तुम दिमाग में बिठाते हो। मैं बोल रही नहीं हूँ कि इसमें जनरली क्वेश्चन आता है, बट आया तो मार्क्स छूटने नहीं चाहिए। और एनीवेज ये तुमको इंटर में भी है, तो लर्न करोगे तो बेटर रिच होने वाला है तुम्हारे लिए, आज नहीं तो आगे के लिए। क्लियर? कॉस्ट एंड एड टू मैनेजमेंट, अभी ये अपन ने बहुत डिटेल में कर लिया ऑलरेडी कि मैनेजमेंट को कॉस्टिंग से क्या मदद मिलती है, पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर बुक एंड सेटिस्फैक्शन एक बार इसको हम रीड कर लेंगे। प्लानिंग में हेल्प मिलती है क्या? आगे से आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज पे इससे ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, या ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना है या ये इंप्लीमेंट नहीं करना है। डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है क्या? लाइक प्राइस क्या रखे, वेदर और नॉट प्राइस शुड बी रेड्यूस्ड, सेल्स बढ़ाने के लिए प्राइस कम करे या ना करे, प्रोडक्शन लेवल चेंज करना है क्या, पहले आप 10,000 यूनिट बनाते थे, अब 12,000 प्रोड्यूस करने हैं क्या, वेदर और नॉट फैक्ट्री फुल कैपेसिटी पे काम करे, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बंद करे, ये सारे डिसीजन में मदद करती है क्या? कॉस्ट कंट्रोलिंग में हेल्प होती है क्या मैनेजमेंट को विद द हेल्प ऑफ कॉस्टिंग? होती है क्या? ठीक है, ये 3 पॉइंट आप घर पे पढ़ सकते हो, कुछ अलग नहीं है। ट्रस्ट में एक वर्ड भी अलग रहा तो मैं आपको सब सिखा दूं फिर से, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक चीज भी अलग नहीं है। तुम पढ़ के आओ, पर कोई चीज का मतलब नहीं समझा तो पूछो भी फिर। क्लियर? ओके। अ गुड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सर्व्स मैनेजमेंट इन द फॉलोइंग वेज, फिर से वही चीज हम पढ़ेंगे, द एक्टिव एंड द पैसिव, द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट। Classification and subdivision of cost. Costs are collected and classified by various ways in order to provide information. उसको अलग अलग तरीके से बांटते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आपके कॉस्टिंग का ही सेकेंड चैप्टर है, जो अपन आज मतलब यही सीरीज में पढ़ने वाले हैं, नॉट टुडे है, गुस्से से मत देखो। कंट्रोल ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट, जो मैं अभी आपको ऊपर 2 मिनट पहले नहीं बताई, देखो मेरे को लगता है शायद बार बार लिख दिया, पता नहीं क्यों। ये है ना, ये इधर जो लिखा है ना वही इधर लिखा होगा। फिर होता है बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी फ्रेम करना, आगे का प्लानिंग करना, ये प्रोडक्ट रखना है, शट डाउन करना है, आपको आपके फैक्ट्री का कैपेसिटी बढ़ाना है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कैपेसिटी बढ़ाना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बजटिंग, बजटिंग का मतलब बजट फ्रेम करने में कॉस्टिंग ही तो मदद करेगा, है ना? हाँ, कोई बात नहीं, उधर देख लो। आई नो मेरे को दिख रहा है, वो वहां से ब्लिंक हो रहा है ना, तो मेरे को समझ रहा है, बट वो बार बार हो रहा है, पता नहीं क्यों। स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मेजर करने के लिए कॉस्टिंग हेल्प करेगा ना, लेबर की एफिशिएंसी। बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, इसको कई बार आपको लिमिटिंग फैक्टर करके भी सुनने आएगा। कोई एक आपके पास 2, 3, 4 मशीन है, ठीक है, चारों मशीन से एक प्रोडक्ट को गुजरना पड़ता है। जैसे कि अपन कल क्या बना रहे थे, लेज, बहुत सारे मशीन थे क्या, अब उसमें से एक पर्टिकुलर मशीन की कैपेसिटी सिर्फ 50 kg की है, तो आपने मशीन ए के अंदर 100 kg के क्या डाल दिए, पोटैटोज, पर जब आप मशीन बी में डाल रहे हो तो कितने डाल पाओगे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी, उससे ज्यादा डालोगे तो बाहर आ जाएगा ना। पेट्रोल अभी आपके टाके के ऊपर भी भर दिया तो बहने लगेगा क्या, अभी सस्ता हो गया, ज्यादा भरना है तो फुल कर लो ना, उससे ज्यादा कर पाएंगे क्या, नहीं, बराबर है क्या। इसको बोला जाता है लिमिटिंग फैक्टर। क्या बोला जाता है इसको, लिमिटिंग फैक्टर। ये जब पढ़ोगे ना आप बीच का अंदर का, कहीं तो ये वर्ड मिलेगा, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। तो लिमिटिंग फैक्टर के केस में कैसे काम करना चाहिए कॉस्टिंग बताता है। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रोडक्शन करे, कम से कम कॉस्ट के अंदर, ये भी कौन बताएगा आपको, कॉस्टिंग। ये दिख रहा है आपको कॉस्टिंग एंड एफएम के मार्क्स दिख रहे हैं, कितने मार्क्स है, ये वही लड़की है जिसको फाउंडेशन में भी 349 थे, याद आ रहे हैं क्या, सेम गर्ल। कितने मार्क्स है, 91, 89, 89, 82, 78, 60 की तो मैं बात ही नहीं करती, मैं इसलिए तुमको बोलती हूँ अभी से कॉस्टिंग पढ़ेंगे, बहुत हेल्प होगा। 77 निकिता मैम का ये, 77, 76, 73, 72,
मैंने सारे लिखे, एग्जाम्शन ही चाहिए 60, 62, 65 और 60s में बहुत बच्चे रहते पर इतने ही पेज भर सकते हैं फिर, तो यहाँ पे हमने सिर्फ टॉपर्स के नाम डाले हुए हैं। अभी तुम पहले फाउंडेशन के टॉपर में आ जाओ, फिर मैं ये देख के आपको इंटर के टॉपर के आने के लिए इंस्पायर करूँगी। एटलीस्ट ब्रेक द बार्स यार, बार तो भी ब्रेक करो। जो तुम्हारे तुम्हारी क्लासेस के जो प्रीवियस हाईएस्ट उनको ब्रेक करने का तुम्हारा काम है कि नहीं है ना? तो वो एटलीस्ट नहीं कुछ कर सकते तो 91 का 92 ले आना। लेकिन ऑलरेडी उसके बाद 2 अटेम्प्ट हो चुके रहेंगे जब तक तुम इंटर दोगे। अभी कोई एग्जाम दे रहा है, नेक्स्ट इसमें कोई एग्जाम देगा, तो तब तक वो 95 तक टारगेट है फिलहाल मेरा पहुंचाने का बच्चों को। तो तुमको थोड़ा और, तुम्हारे लिए बार और हायर हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट तुम ये बच्चों को देखो, ये वही है जो सेकंड या थर्ड आईएएस थी फाउंडेशन में, जब मैं तुमको फाउंडेशन के नहीं रिजल्ट बता रही थी थर्ड में। फर्स्ट तो ये थी, उसके बाद वाला जो रिजल्ट था ना सेकंड या थर्ड पे ये थी। 2-3 मार्क्स का डिफरेंस रहता ही था इनमें, हमेशा बहुत प्रॉब्लम होती थी। फुल कट्टर कंपटीशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, मैनेजमेंट को इट प्रोवाइड्स मैनेजमेंट विद द वैल्यूएबल डेटा फॉर प्लानिंग, बजटिंग, एनालाइजिंग, कंट्रोलिंग, रिड्यूसिंग के लिए। Cost audit, the operation of a system of cost audit in the organization will assist in prevention of errors and fraud. Audit का मतलब क्या होता है? चेक करना। तो अगर आप जितना भी कॉस्टिंग अप्लाई कर रहे हो आपके बिजनेस में, अगर वो चीज चेक हो रही है तो आपके बिजनेस के लिए अच्छी बात है ना? बराबर है। तो द ऑपरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कॉस्ट ऑडिट इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? कोई एरर हो रहा है, कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करके निकालेगा। इट विल हेल्प टू इम्प्रूव कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स and techniques to facilitate prompt and reliable information to the management. फिर कुछ स्पेशल फैक्टर्स अगर रहेंगे जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी लेवल, सीजनल वेरिएशन, कल भी मैंने आपको सीजनल वेरिएशन बताया था, वॉल्यूम, कॉस्ट, आइडियल टाइम, ये सब पे क्या कर सकते हैं ये लोग? काम कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स ना यू कैन आराम से रीड एंड कम, इसके अंदर कुछ अलग नहीं है। प्राइस डिटर्मिनेशन अब तुमको लर्न होना चाहिए। एक्सपेंशन, अगर मैनेजमेंट को कोई नया बिजनेस पॉलिसी लाना है, कोई प्रोडक्ट को एक्सपैंड करना है तो उसके लिए भी उसको क्या लगेगा? कॉस्टिंग का मदद। ओके, थोड़ा सा पार्ट बचा है आपका चैप्टर नंबर 1 का, कर लूं अभी, है ना? फिर 10-15 मिनट में आपका वो पार्ट खत्म हो जाएगा। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम। कॉस्टिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे। एक, वो आपके बिजनेस को सूट होना चाहिए। बराबर है कि अगर आपका बिजनेस बहुत छोटा है और आप लाखों का कॉस्टिंग का सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो वो वही हो जाएगा ना यार, अंदर का जो तुम्हारा सामान है वो कम वैल्यू का है और जो लॉक है वो ज्यादा वैल्यू का हो गया। बराबर है कि उसको हिंदी में कुछ बोलते हैं, उसको कोई वर्ड नहीं क्लिक हो रहा है, इसलिए मैंने उसको कन्वर्ट किया। A costing system may be devised according to the nature, condition, requirement and size of the business. आपका बिजनेस जिस हिसाब से है उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? कॉस्टिंग का सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिंप्लिसिटी, ये सिस्टम सिंपल होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना दिया तो कौन से एम्प्लॉय को समझने वाला है? तो ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। फ्लेक्सिबिलिटी, क्या ये फ्लेक्सिबल रहना चाहिए क्या? हाँ, हमारा जो एप्लीकेशन है, मैं हमारा बोल रही हूँ, हाँ, हमारा जो क्लास का एप्लीकेशन है वो फ्लेक्सिबल है क्या? कितने बार अपडेट आते रहते क्या? अरे क्योंकि कोई नई नई चीज डालनी पड़ती है ना उसके अंदर। बराबर है क्या? तो इट इज अ फ्लेक्सिबल। अगर मैं एक रिजिड सॉफ्टवेयर बना देती हूँ हमारे क्लास का तो हर बार कोई नई चीज तुम्हारा इंस्टीट्यूट कर रहे हैं तो मैं कैसे करूँ एप्लीकेशन में? इसलिए कोई भी सिस्टम कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल रहना चाहिए टू अचीव द नीड्स ऑफ द डायनामिक्स ऑफ बिजनेस। The system of costing must be flexible so that it may be changed according to the changing conditions. Obvious सी बात है ये। कैसा होना चाहिए? ये इकोनॉमिकल होना चाहिए। A costing system like other economic goods, इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? परवड़ना चाहिए ना, अफोर्डेबल रहना चाहिए। बराबर है। अभी अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर वाले को बोलूँ यार ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है और वो बोलेगा 50 लाख लगेगा, बोला जा अपने घर। ऑब्वियस है क्या? कैसा रहना चाहिए? वो इकोनॉमिकल रहना चाहिए, वर्थ द रिक्वायरमेंट रहना चाहिए। मेरे को जरूरत है सॉफ्टवेयर की एग्जांपल के लिए, पर उतना वर्थ तो रहना चाहिए ना वो, राइट? कंपैरेटिबिलिटी, द कॉस्टिंग सिस्टम मस्ट बी so that it may provide facts and figures necessary to the management, और वो कंपेयर करके देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी ने टैली यूज किया है,
अच्छा, टैली में कभी कंपैरिजन किया है, लाइक प्रीवियस ईयर में इतना सेल्स था, करंट ईयर में इतना सेल्स है। व्हेनेवर यू विल स्टार्ट यूजिंग टैली तो उसमें एक चीज़ होती है कंपैरिजन की। फॉर एग्जाम्पल हम क्या बेचना चाहते हैं, चिप्स बेच रहे हैं, ठीक है, तो अप्रैल से जून का मैं करंट ईयर का सेल देख रही हूँ 10 लाख का है। अब मेरे को देखना है कि यार पिछले साल से ज़्यादा क्या है, कम किया है, तो उसमें एक फीचर होता है, फिर अपन प्रीवियस ईयर का फिगर्स डेट्स डालते हैं तो पिछले साल का भी कंपेयर करके मिलता है, ऐसे कॉलम बन जाते हैं। फिर एग्जाम्पल के लिए 8 लाख है 10 लाख है, तो तुमको समझ रहे हैं ना पिछले साल से क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। तो अपन क्या कर रहे हैं, डेटा को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेरिजन इंपॉर्टेंट है क्या, खुद से कंपेरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है। कैपेबिलिटी ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एट द डिजायर्ड टाइम, तब ज़रूरत है तब वो डेटा मिलना चाहिए। अब सिस्टम बोलेगा नहीं नहीं अभी मैं सो रहा हूँ कल आना, नहीं चलेगा ना। आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए, जब जब जरूरत है तब तब उसने वो डेटा निकाल कर देना चाहिए। मिनिमम चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग सेटअप, यार बार बार सेटअप चेंज नहीं करना चाहिए। मैं आपको अपडेट देने बोलूंगी, बार बार बोलूंगी उसको अनइंस्टॉल करो फिर इंस्टॉल करो, ऐसा अच्छा लगेगा क्या, नहीं। तो आपका जो सेटअप है वो बार बार चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें तुम अपडेट कर लो, राइट। द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ डेलीगेशन एंड डिविजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब। मैंने अभी ये सिस्टम बनाया, फिर मैंने बोल दिया ए ये काम देखेगा, बी ये देखेगा, सी ये देखेगा। अब थोड़े से मेरे को क्या करने पड़ रहे, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस मैंने चेंज किया। फिर मैं बोल रही हूँ नहीं नहीं सब गलत, अब सी ये काम देखेगा, बी ये काम देखेगा, ए ये काम देखेगा। एक बार कर दिया चल ठीक है। ऐसा अगर अपन बार बार कर रहे तो सब कंफ्यूज होगा, हमको देखना क्या है यार, ना इनको एक्सपर्टीज आने वाली, तुमने थोड़े दिन ये काम करा है फिर ये करा है फिर ये करा है, बराबर है क्या, तो ये चलेगा क्या, नहीं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ फॉर्म्स, ऑल फॉर्म्स एंड प्रोफोर्मास, मतलब सारी चीजें, एग्जाम्पल आप इंक्वायरी फॉर्म भरते हो तो सबका इंक्वायरी फॉर्म सेम होता है क्या, हाँ। अलग अलग टाइप के इंक्वायरी फॉर्म बना के किसने इतना पसारा पालना है, एक टाइप का बना, एक सिस्टम रहने दो, वो पर्टिकुलर फॉर्मेट रहने दो। फॉर एग्जाम्पल आप लेटर्स लिखते हो, मतलब अब तो लिखते नहीं होंगे लेटर्स, पर स्कूल में कौन से लेटर्स की बात करी मैं, फॉर्मल लेटर्स की। स्कूल में आप फॉर्मल लेटर्स लिखते होंगे तो उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट था ना, वैसे ही कॉस्टिंग सिस्टम में भी क्या रहना चाहिए, पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए। क्लरिकल काम कम करने के लिए ही हम कॉस्टिंग का सिस्टम डाल रहे हैं ना, बराबर है। तो ये मिनिमम होना चाहिए या मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम। क्लरिकल काम मतलब गधा वाला वर्क, बराबर है, उसको ही तो कम करने के लिए अपन ये ला रहे हैं। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल करने का बहुत अच्छा सिस्टम रहना चाहिए, क्योंकि हर एक बिजनेस डिपेंड करता है उसके मटेरियल पे। अगर मटेरियल इधर उधर हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, गायब हो रहा है, ठीक से नहीं रखा जा रहा है, तो प्रॉब्लम है ना। एडिक्वेट वेज प्रोसीजर फॉर एग्जाम्पल टाइम कार्ड का सिस्टम, टाइम कार्ड नहीं भरा, एक हफ्ते की सैलरी गायब, बराबर है। डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को कैटेगरीज में बांटो, इलेक्ट्रिसिटी को अलग करो, वेजेस को अलग करो, रेंट को अलग करो, सेलिंग को अलग करो। तो अब तो हम तो अलग कर लेंगे, आपके सिस्टम को भी पता रहना चाहिए, उसको पता रहना चाहिए, मतलब आप जो इनपुट दोगे अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, बाइफिकेट करेगा। रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल, दिस इज अ चैप्टर अगेन इन कॉस्टिंग, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट्स अलग बनता है और कॉस्ट अकाउंट्स अलग बनता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट्स कुछ चीज़ों को लेता नहीं है, कुछ चीज़ों का ट्रीटमेंट अलग करता है। तो लास्ट में इनको क्या करना पड़ता है, अपने को रिकंसाइल करके देना पड़ता है कि अगर अकाउंट्स बोल रहा है कि 10,000 का प्रॉफिट है, कॉस्टिंग बोल रहा है कि 8,000 का प्रॉफिट है, तो क्यों ये डिफरेंस आ रहा है, ये हमको रिकंसाइल करके देना पड़ता है। और प्रैक्टिकली भी ये रिकंसाइल करके देना पड़ता है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कंपल्सरी होता है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, under a good system of cost accounting the duties and responsibilities of cost accountant should be clearly defined कि भाई सिस्टम कितना काम करेगा और कॉस्ट अकाउंटेंट कितना काम करेगा। नहीं तो हम कॉस्ट अकाउंटेंट बोलेंगे हमको तो लग रहा था कि ये काम सिस्टम कर रहा है, और सिस्टम तो बोल नहीं सकता, बराबर है। तो कौन किस पे ब्लेम गेम खेलेंगे। तो द कॉस्ट अकाउंटेंट should have access to all the works and the departments। 4.2 में आज चालू नहीं कर रही हूँ, डोंट वरी, इतना पार्ट बस पढ़ के आना, आगे का पार्ट इंटरेस्टिंग है। इधर का पार्ट पूरा एंड प्योरली क्या था, थ्योरी था। इधर मैं आपको भरपूर एग्जाम्पल दे सकती हूँ, क्योंकि आपके चैप्टर्स है आगे के, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, स्टैंडर्ड, बजट, मार्जिनल, सारे के एक चैप्टर है। क्लियर, ओके, ठीक है, बाय बाय।